डॉन छोटा राजन को जब इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार किया गया, तब से एक ही सवाल सबके जहन में है कि क्या छोटा राजन अपने सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम की जड़ें खोदने वाले खुलासे करेगा। छोटा राजन बाली में ही बोल चुका था कि मुंबई पुलिस में दाऊद के आदमी हैं। छोटा राजन को भारत लाने से पहले ही इस बात का इंतजाम कर दिया गया कि उसे मुंबई पुलिस की कस्टडी में न रहना पड़े। मुंबई पुलिस में छोटा राजन के खिलाफ जितने केस दर्ज थे, उन सब की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। दिल्ली आते ही छोटा राजन ने सीबीआई को बताया कि मुंबई पुलिस के 18 अफसर दाऊद के लिए काम करते हैं। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है कि मुंबई पुलिस में दाऊद के वो 18 अफसर कौन हैं, क्यों छोटा राजन के खिलाफ दर्ज मामले सीबीआई के हवाले कर दिए गए। ये काफिला दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से सीबीआई हेडक्वार्टर जा रहा है। जबरदस्त सुरक्षा और ये सारा तामझाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के लिए, जिसे सीबीआई की टीम स्पेशल प्लेन से इंडोनेशिया के बाली से लेकर आई है। छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। खुफिया एजेंसियों को उम्मीद है कि छोटा राजन के जरिए उन्हें डी कंपनी के खिलाफ बड़े सुराग हासिल हो सकते हैं। लिहाजा छोटा राजन से कड़ी सुरक्षा में पूछताछ की जा रही है। उसके बारे में ज्यादा विस्तार से चर्चा करना ये केस के लिए अच्छा नहीं है और सारा केसेस जो है सीबीआई के हाथ में ट्रांसफर हो गया, तो उसमें हम लोग बयानबाजी उसको खुलासा करेंगे, क्या क्या करने जा रहा है ये सबको बताएंगे, तो वो केस में हैम्पर होगा। इसलिए उसको स्मूथली आगे चलने देना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि छोटा राजन ने सीबीआई को बताया है कि मुंबई पुलिस में दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क है। छोटा राजन ने उन 18 पुलिस वालों के बारे में बताया है जो दाऊद इब्राहिम के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ पुलिस अफसर अब रिटायर भी हो चुके हैं। मुंबई में डर है आपको? मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम, दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले। छोटा राजन ने बाली में ही ये खुलासा कर दिया था कि उसे मुंबई में खतरा है, क्योंकि मुंबई पुलिस में दाऊद के आदमी हैं। छोटा राजन के दिल्ली आने से ठीक पहले उसके खिलाफ मुंबई पुलिस में दर्ज सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। ऐसे में ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या वाकई मुंबई पुलिस के कुछ अफसर डी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। There could be some element, very few element, who might be having that kind of the affiliation, either with Chota Rajan or either with Daud gang. It does not mean that Chota Rajan will not be safe. Chota Rajan will be very safe if he is given to Mumbai police. क्योंकि राजन खुद जो है एक बहुत ही वीक व्यक्ति हो चुका है, तो उससे जो है वो पुलिस को मैनेज भी नहीं कर पाएगा और ऐसी परिस्थिति में कानून अपना रास्ता अख्तियार करती और महाराष्ट्र पुलिस उसमें पूरी तरह सक्षम थी। तो राजन की ये एक एप्रीहेंशन कि महाराष्ट्र पुलिस जो है उस पर न्याय नहीं करेगी, ये एक सेंसेशन है, पूरी तरह से जो है निराधार है। मुंबई पुलिस में प्रदीप शर्मा से लेकर दया नायक जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पर ये आरोप लगते रहे हैं कि उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से रहा है। लिहाजा छोटा राजन के आरोप और उसके खिलाफ दर्ज मामले सीबीआई को सौंपे जाने को गंभीर माना जा रहा है। अगर वो नाम लेता रहेगा, ऐसा नहीं कि उसके नाम लेने से वो सामने वाला आदमी गुनहगार हो गया। वो डायरेक्टेड या झूठे मूठे नाम भी हो सकते हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन उससे मिलेगी उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसकी मुहिम है दाऊद को वापस भारत लाने की या उसके गैंग को तबाह करने की, वो मुहिम का जो काम है वो दिल्ली में बिठा के अच्छी तरह से किया जा सकता है, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। हालांकि मुंबई पुलिस के ही पुराने अफसरों को लगता है कि मौजूदा समय में छोटा राजन बहुत कमजोर हो चुका है। लिहाजा उससे ये उम्मीद बेमानी है कि वो डी कंपनी को बर्बाद करने में खुफिया एजेंसियों के लिए मददगार हो सकता है। ये सोचना कि सीबीआई बहुत ज्यादा सक्षम है, ये गलत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सीबीआई, रॉ, आईबी, पुलिस, सीआईडी, हर किसी का जो रोल है ये अलग अलग है। सीबीआई इस मामले में खामोश है। सीबीआई के तेज तर्रार अफसरों की टीम छोटा राजन से वो तमाम राज उगलवाने में जुटी है जो देश में अंडरवर्ल्ड और दुनिया के कई देशों में फैले डी कंपनी के नेटवर्क को खत्म करने में काम आए। फिलहाल तो एक बार फिर सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस के वो अफसर हैं जिन्हें छोटा राजन ने डी कंपनी का मोहरा बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल है। हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल होंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी, इसके अलावा वाईसी पवार साहब हैं, एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं। शांतनु सेन हमारे साथ हैं, एक्स ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई से। कुछ ही देर में हमारे साथ आर के यादव जुड़ेंगे, फॉर्मर रॉ ऑफिसर, और साथ ही दीपक शर्मा हमारे साथ होंगे जर्नलिस्ट के तौर पर। मैं इस डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगा शांतनु सेन आपके साथ। सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज की बात नहीं, 1995 से सीबीआई को तलाश है दाऊद के इस गुर्गे की, छोटा राजन की। 2000 में थाईलैंड पुलिस को चकमा देकर यह फरार हो गया था। अचानक इंडोनेशिया के बाली से उसे बड़ी आसानी से, जिसको हम सालों से नहीं पकड़ पा रहे थे, बड़ी आसानी से वो बाली से गिरफ्तार हो गया। उसके बाद उसने कहा कि मुंबई पुलिस पर उसे भरोसा नहीं है, मुंबई पुलिस में कुछ अफसर ऐसे हैं जो दाऊद के लिए काम करते हैं। तभी अचानक छोटा राजन के खिलाफ तमाम जो मुंबई में मामले चल रहे थे उनकी जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। अब छोटा राजन दिल्ली में है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसने 18 पुलिस ऑफिसर मुंबई पुलिस में जो काम करते हैं दाऊद के लिए, उनके नाम भी बताए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या छोटा राजन के खुलासे और उसके केस की सीबीआई जांच का कोई सीधा कनेक्शन है? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप हुआ है। एक आदमी 70 क्राइम्स में इन्वॉल्व है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर एक एजेंसी को दे दी जाए और एक कोर्ट में सारे केसेस की हियरिंग हो, तो ये सब तरह से कन्वीनियंट है, एडमिनिस्ट्रेटिवली करेक्ट है। इसका मतलब नहीं है ये बॉम्बे पुलिस के अफसर्स पर विश्वास नहीं था। सीबीआई एक कदम भी नहीं चल पाएगी जब तक बॉम्बे पुलिस के जो लोग उसके इन्वेस्टिगेशन करते थे वो साथ न दे सीबीआई को। मैंने जब बॉम्बे ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन की थी, बॉम्बे पुलिस के सारे लोग मेरे साथ थे और उनके मदद से ही केस आगे बढ़ा। ये बात सच्ची है कि हमने 18 और चार्जशीट डाली, पर उनके मदद से, उनके हेल्प से, बॉम्बे में रहते हुए उनकी गाड़ियों से, उनके ऑफिसर्स के साथ हमने काम किया। अब एक 80,000 की फोर्स होगी बॉम्बे महाराष्ट्र पुलिस, उसमें से 18 आदमी कितने होते हैं परसेंटेज वाइज, और क्या रैंक है उनका? बॉम्बे पुलिस में बहुत अच्छे अच्छे अफसर हैं, उनका साथ सीबीआई को मिलेगा और ये तफ्तीश होगी। हाँ, एक आदमी पकड़ा गया है, उसके सारे केसेस एक कोर्ट में आ जाएंगे, एक साथ इन्वेस्टिगेशन होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि अटेंशन एंड एनर्जी विल नॉट बी डाइवर्टेड, दैट इज ऑल। इट इज देयर। ये कहना कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि बॉम्बे पुलिस पर सस्पिशन है, ये बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। अगर 18 आदमी इनमें इन्वॉल्व हैं तो 18 आदमी इस केस में नहीं जुड़ेंगे, पर 80,000 की फोर्स है, उनमें से 100 आदमी मिल जाएंगे जो करेंगे तफ्तीश और अच्छी तरह करेंगे। तो मैं समझता हूं ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है, इट इज नॉट ए रिफ्लेक्शन ऑन द बॉम्बे पुलिस। ठीक है शांतनु सेन, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मनीष अवस्थी, 80,000 की फौज में 18 अफसर होते ही कितने हैं? अगर इस दलील को भी मान लिया जाए तो क्या वजह रही कि इस खुलासे के बाद छोटा राजन के 18 पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं मुंबई पुलिस के जो दाऊद के लिए काम करते हैं, अचानक इस फैसले को बदल दिया गया कि उसे अब आर्थर रोड जेल में नहीं बल्कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। उसके सारे केस जो मुंबई पुलिस के हवाले थे वो अब सीबीआई के हवाले होंगे। देखिए अनुराग, हम क्रमबद्ध तरीके से छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद जो मुंबई में घटनाक्रम बदला और चला, उस पर हमें नजर डालनी चाहिए। थोड़ा सा हम 3 दिन पीछे जाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री भी हैं, वो पहले बयान देते हैं कि छोटा राजन पहले मुंबई लाया जाएगा। शांतनु साहब को मैं इस बात का इल्म देना चाहूंगा कि शांतनु साहब सबसे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि छोटा राजन पहले मुंबई लाया जाएगा। उसके 3-4 घंटे के भीतर ये उनका ट्वीट एक वो करते हैं कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, छोटा राजन मुंबई नहीं लाया जाएगा। फिर आप देखिए दूसरे दिन ये घटनाक्रम होता है कि जो गृह सचिव है केपी बख्शी और मुंबई के पुलिस आयुक्त, ये दोनों मिलकर एक प्रेस वार्ता लेते हैं। प्रेस वार्ता में वो तमाम बातें करते हैं और ये कह देते हैं कि छोटा राजन का जो मसला है वो सारे के सारे जो 70 से 75 के बीच के केसेस हैं वो पूरे सीबीआई को दे दिए जाएंगे। तो मेरा अनुराग ये मानना है या मेरा ये अनुमान है कि जिस दिन से छोटा राजन गिरफ्तार हुआ बाली में, उसके बाद से वो ये कह रहा है कि मुझे मुंबई पुलिस से डर है।
या तो एक ये महाराष्ट्र पुलिस भी और महाराष्ट्र सरकार भी ये मान गई कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पुलिस में शामिल हैं और जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन और इस पूरी जांच में असर डाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सीबीआई को दे दिया जाए, अपनी बला टालकर सीबीआई देख ले, या फिर इसका ये भी एक दूसरा अर्थ हमें निकाल लेना चाहिए कि इस पूरे ऑपरेशन को आज से नहीं 2005 में भी अजीत डोभाल ने दुबई में दाऊद की बेटी के विवाह के वक्त भी एक ऑपरेशन प्लान किया था, जो कि मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी, कर्मचारी और कनिष्ठ अधिकारियों के चलते दिल्ली की एक 5 सितारा होटल में फेल हो गया। तो इन सारी बातों को अगर हम घुमा फिरा कर और सारी चीजों को टटोलने की कोशिश करें, खंगालने की कोशिश करें, तो दाल में जरूर कुछ काला है कि ऐन वक्त पर यह सारा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अब अगर मैं बात करूं कि अगर अजीत डोभाल उस समय ये कह रहे थे कि ये एक बड़ा ऑपरेशन है, तो आखिर मुंबई पुलिस की उस समय की जॉइंट कमिश्नर क्राइम जो थी, उन्होंने क्यों नहीं इस बात की ताकीद ली? उनके अफसर वहां से उन्हें कह रहे हैं कि एक बड़े अधिकारी यहां बैठे हैं और कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन का हिस्सा है, लेकिन विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस अपने उसमें लाती है। तो ये ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको अगर हम खंगाल कर और इनके गहराई में जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत समझने की जरूरत है। बिल्कुल, मनीष लौटूंगा आपके पास। वाईसी पवार साहब, जैसा शांतनु सेन ने कहा कि 80,000 की फौज में क्या मायने रखता है कि 18 लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी रैंक क्या है, वो किस स्तर के अधिकारी हैं। क्या आप इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि कनेक्शन चाहे दाऊद से हो, चाहे किसी भी इल्लीगल कनेक्शन के तहत पुलिस वाले संदिग्ध हों, तो ये मायने रखता है कि अगर वो हवलदार हैं तो कोई मायने नहीं रखता, और अगर वो एसीपी रैंक के हैं तो ही मायने रखता है, या सिर्फ ये मायने रखता है कि पुलिस का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है? पहली बात तो ये है कि उसने तो सिर्फ 18 नाम लिए, वो सही है, झूठ है, करेक्ट है, इसका कोई पता नहीं है। वो तो आता पता चलेगा, मालूम पड़ेगा। हो सकता है 18 से ज्यादा भी होंगे, लेकिन सवाल इतना ही है कि वो जो सेन साहब बोल रहे थे, शांतनु सेन साहब, उनका कहने का मतलब अलग था। ये तो हर जगह, पुलिस में ही क्यों, हर जगह रहते, राजकारण में रहते, कस्टम में रहते, इनकम टैक्स में रहते। ऐसा कौन सा फील्ड है जहां पर ऐसे लोग नहीं? स्कूल में रहते, स्कूल टीचर 10 अच्छे होंगे तो एक दूसरा खराब होता है, उसके नाम से। अरे लेकिन पुलिस पर तो कानून व्यवस्था को संभालने का सीधी सी जिम्मेदारी होती है ना। लेकिन वाईसी पवार साहब, भाई मुझे, या तो आप मुझे बात करने दीजिए, नहीं तो पहले आप बात कर लीजिए, फिर नहीं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं ना। अब मैं जवाब दे रहा हूं तो आप थोड़ा सुन लीजिए। आप ही जवाब देंगे, जब तक आप खत्म नहीं करेंगे किसी दूसरे के पास नहीं जाऊंगा। बोलिए। मैं बात रोक दूं? चलो करिए बात। बोलिए। नहीं, वो बात नहीं था, लेकिन मैं मेरा पॉइंट पूरा करने के पहले आप बीच में बोलिए। तो सवाल ये है कि वो कितने, पुलिस का जो आप जो बोल रहे हैं ना कि पुलिस फोर्स है, ट्रेनिंग है, उनको सब बताया जाता है, सब किया जाता है। आदमी का, इंसान का नेचर नहीं बदला जाता है। इंसान का थोड़ा बहुत हुलिया चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा डिसिप्लिन ला सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका पूरा मन परिवर्तन हो जाएगा। है रहते, हमने खुद अनुभव लिया है इसका। मेरे खिलाफ हमारे पुलिस वालों ने कुछ कार्रवाई की थी। सवाल वो नहीं है, सवाल ऐसा है कि क्या इसके लिए पूरा पुलिस फोर्स के ऊपर अविश्वास दिखाना वाजिब है और नहीं है। अभी दूसरा सवाल आपका था कि रैंक से कोई मतलब नहीं रहता है। एक सिपाही भी पूरा सत्यानाश कर सकता है, जो कि एक डीजी कभी कभी नहीं कर पाता है। तो इससे मैं, वो बात से मैं सहमत नहीं हूं कि रैंक से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। रैंक का तो ऐसा है कि नाम है, लेकिन आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। वाईसी पवार साहब, लौटूंगा आपके पास। शांतनु सेन साहब, रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाईसी पवार साहब ने साफ तौर पर कहा कि एक हवलदार भी सत्यानाश कर सकता है, और छोटा राजन के आरोप से पहले भी मुंबई पुलिस के कई अफसरों पर अंडरवर्ल्ड से सांठगांठ के आरोप लगे हैं। सेन साहब, प्रदीप शर्मा से लेकर दया नायक और असलम मोमिन तक को गिरफ्तार किया गया। जांच में या तो सबूत नहीं मिले, या ये नहीं बताया गया कि अंडरवर्ल्ड से इनके किस तरीके के कनेक्शंस थे। क्या आपको लगता है कि अब छोटा राजन के खुलासे के बाद मुंबई पुलिस के वो अधिकारी या वो पुलिस वालों के चेहरे सामने आ पाएंगे जो अंडरवर्ल्ड के पेरोल पर हैं? मैं ये कभी मना नहीं कर रहा हूं दैट देयर आर करप्ट एलिमेंट्स इन द बॉम्बे पुलिस एज दे आर इन एवरी अदर पुलिस फोर्स। ये करप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और मेरा इतना ही कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली फॉर ए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एक आदमी जो इन्वॉल्व इन 70 क्राइम्स, उसको एक एजेंसी को दे दिया जाए,
सीबीआई को और सीबीआई के कोर्ट उसको इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करें। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप हो सकता है। साथ के साथ अगर लोग उंगली उठाए, जैसे प्रेस के लोग अभी से उंगली उठा रहे हैं, जो बॉम्बे पुलिस में बहुत लोग इन्वॉल्व थे, तो अगर बॉम्बे पुलिस के पास केस कंटिन्यू करता तो ये चार्ज लगता रहता कि भाई बॉम्बे पुलिस मदद कर रही है। दैट चार्ज, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग दैट चार्ज हैज बीन स्टॉप्ड, अबॉर्टेड। अनुराग, अब बॉम्बे पुलिस के पास केस नहीं है, केस सीबीआई के पास है। जी। और सीबीआई को मैं अब भी रिपीट कर रहा हूं, सीबीआई को बॉम्बे पुलिस के ऑफिसर्स की मदद की बहुत जरूरत है। बॉम्बे ब्लास्ट केस में जहां 123 लोगों का प्रोसिक्यूशन हुआ, उसमें बॉम्बे पुलिस के लोगों ने सीबीआई की पूरी मदद की जी। और सीबीआई जहां भी इन्वेस्टिगेशन करता है, वेदर इट इज इन गुजरात, वेदर इट इज इन महाराष्ट्र, राजस्थान, वहां के पुलिस सीबीआई को मदद करती है इन सच क्राइम्स में। तो बॉम्बे पुलिस की तो मदद लेनी ही पड़ेगी। बॉम्बे पुलिस कहां दूर गया इस केस से? जी। हाँ, मॉनिटरिंग सीबीआई करेगी, इंचार्ज सीबीआई रहेगी, पर उनके ऑफिसर्स विल जॉइन द इन्वेस्टिगेशन आइदर ऑन ऑर्डर्स ऑफ द डीजीपी और ऑन डेपुटेशन। जी। तो ये कहना जो करप्ट एलिमेंट है इसलिए बॉम्बे पुलिस को इस केस से दूर रखा जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ना ये मुमकिन है। जी। मनीष अवस्थी के पास में जाऊंगा। मनीष इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले दाऊद इब्राहिम के मुंबई में मौजूद परिवार के वकील हैं श्याम केशवानी। छोटा राजन को भारत लाए जाने के मामले पर श्याम केशवानी का क्या कहना है, सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ वकील श्याम केशवानी साहब। सर, सारे मामले जो हैं राजन के खिलाफ जो हैं वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए हैं, तो मुंबई में सारे मामले थे, ट्रायल भी चल रहा है कुछ में, तो इन पे असर कितना पड़ेगा? असर तो काफी पड़ेगा। उनको फिर वो सुप्रीम कोर्ट को मूव करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे वो केसेस ले जाने पड़े। समर्पण करने को कहा था और इसी तरह की शर्तें रखी थी कि वो ऑर्थो रोड जेल में रहना नहीं चाहता है, लेकिन तब सरकार ने बातें नहीं मानी। वही तो देखो, ये बात आपको सरकार ही समझा सकती है कि उसकी शर्तें क्यों नहीं मानी और इनकी शर्तें क्यों मानी। अभी इनके लिए आर्थर रोड जेल के अंदर सेपरेट रूम बनाया जा रहा है विद ऑल दी बाथरूम, लैट्रिन, टॉयलेट फैसिलिटीज इनसाइड एंड मे बी इवन एन एयर कंडीशनर। तो ये कर रहे हैं, तो दाऊद को क्यों नहीं बनाया गया? देयर इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट फ्रॉम देयर, क्योंकि काफी पॉलिटिशियन जो हैं वो आज पार्लियामेंट में बैठे हैं दाऊद इब्राहिम कास्कर की वजह से। उन्होंने उनको वहां तक भेजा है, पार्लियामेंट तक। एक जमाने में तो ये कहा जाता था कि 76 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओ देयर सीट्स टू दाऊद इब्राहिम। राजन ने इंडोनेशिया में मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस में काफी लोग जो हैं वो दाऊद के समर्थक हैं, दाऊद को खबर पहुंचाते हैं। तो आपको लगता है कि ये वजह हो सकती है यहाँ पे न रखने की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कल कोई भी कहेगा कि भाई बंबई में बहुत गर्मी है, दिल्ली में तो उससे भी ज्यादा गर्मी है, तो मेरा केस शिमला ट्रांसफर कीजिए। तो मैं आऊंगा तो शिमला में रखेंगे। अभी वो कौन सा कानून है जिसके तहत आप कहते हो कि इसका ट्रायल शिमला में चलेगा, इसका ट्रायल कलकत्ता में चलेगा, इसका ट्रायल यहाँ चलेगा? इज द अक्यूज टू डिसाइड कि मेरी ट्रायल कहाँ पे हो। ये बहुत अहम के श्याम केशवानी ने बात कही है। बहरहाल मामला सिर्फ मौसम की गर्मी का नहीं है कि मुंबई में ज्यादा गर्मी है या दिल्ली में ज्यादा गर्मी। ये किस गर्मी की बात छोटा राजन को सता रही है जो उसने दिल्ली की बात कही मुंबई के बजाय, हम जानेंगे इस चर्चा में आगे। लेकिन उससे पहले मनीष अवस्थी को जोड़ना चाह रहे थे। मनीष। नहीं अनुराग, मैं शांतनु साहब से ये जानना चाहूंगा। शांतनु साहब, थोड़ा मुझे आप बताएं कि अगर राजन इतना बड़ा मसला है जो कि है और जिसको लेकर सारे देश में उहापोह मची हुई है, तो इसके पहले यही मुंबई पुलिस है जिसने संतोष शेट्टी, बंटी पांडे, इकबाल कास्कर, अबू जिंदाल जैसे लोगों से पूछताछ कर, जो कि 26/11 के हमले में थे, उसका इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कर कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर राजन को ही लेकर ऐसी कौन सी समस्या एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको दिखाई देती है? दर्शक भी जानना चाहेंगे आपके पिछले एक्सपीरियंस से
कि राजन को मुंबई की बजाय दिल्ली में, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं 3 दिन पहले कि हां राजन पहले मुंबई लाया जाएगा। देखिए, बॉम्बे ब्लास्ट केस भी तो सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था। क्यों ट्रांसफर हुआ था आप बताएं? नहीं, लेकिन अबू ट्रांसफर हुआ चार्जशीट देने के बाद। नहीं, ये डिसीजन गवर्नमेंट की होती है। नहीं गया। सीबीआई तो तभी आ सकती है जब स्टेट, मैं बता रहा हूं डिसीजन गवर्नमेंट की है। इकबाल स्टेट गवर्नमेंट ने जब डिसीजन लिया ट्रांसफर करने का। पांडे, संतोष शेट्टी, शांतनु जी बोल सकते हैं आप। स्टेट गवर्नमेंट केस ट्रांसफर करती है, स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है केस और सीबीआई टेक ओवर करती है। अब आप पूछ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ट्रांसफर की, तो ये इसका जवाब तो चीफ मिनिस्टर साहब दे सकते हैं, पर मेरे समझ में ये है कि एक आदमी जो 70 केस में इन्वॉल्व है, मेरा ख्याल है शांतनु सेन साहब से हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल बहुत सारे अहम सवाल हैं, मनीष अवस्थी से भी हम जानेंगे और अपने मेहमानों से भी जानेंगे। छोटा राजन केस सीबीआई के हवाले क्यों किया गया और वो कौन 18 पुलिस ऑफिसर हैं जो दाऊद के लिए काम करते हैं छोटा राजन के मुताबिक, हम चर्चा कर रहे हैं। और सीधे वाईसी पवार साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस ने छोटा राजन को कस्टडी में लेने की पूरी तैयारी कर ली थी, उसकी किडनी खराब है, उसकी डायलिसिस के लिए पूरा इंतजाम किया जा चुका था। अचानक आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ कि छोटा राजन के मामलों की जांच मुंबई पुलिस के बजाय सीबीआई को सौंपने का फैसला किया गया? इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मैं पहले भी बोला हूं कि शायद ये भी हो सकता है, पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे ये नहीं मालूम है कि फर्क क्या पड़ गया उससे, क्योंकि ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करना ये फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। सीबीआई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। अभी इसको ये जो सीएम ने ऐलान किया, हो सकता है ऐसे तो हम लोग बहुत स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, कुछ भी झूठ बोलते हैं, कुछ भी बताते हैं। पॉलिटिशियन हो गए तो क्या हो गया, ही इज द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स, तो उनको कोई मना नहीं कर सकता है। तो क्यों क्या होगा, मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी हो सकती है। स्ट्रेटेजी हो सकती है, वाईसी पवार साहब को लगता है स्ट्रेटेजी हो सकती है। मेरे साथ अब स्टूडियो में आरके यादव भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर। आरके यादव जी, आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि छोटा राजन को सीबीआई की कस्टडी में रखा गया है, उसकी सुरक्षा का इंतजाम किसी वीवीआईपी से भी ज्यादा चाक चौबंद तरीके से किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वजह कि छोटा राजन को किसी सामान्य क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया गया? क्या यह माना जाए कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ छोटा राजन सीबीआई के हाथ जो लगा है वो तुरुप का इक्का लगा है? हाँ, ये बात काफी फैल चुकी है और इसको तुरुप का इक्का कहें आप, या ये कहें कि एक ऐसा अहम सबूत हमारे पास मिला है जो हम दाऊद के खिलाफ यूज कर सकते हैं। ये पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि छोटा राजन टेररिस्ट नहीं है। उन पे एक टाडा का केस लगा हुआ है, लेकिन उसके जो चार्जेस हैं वो ऐसे नहीं है जो दाऊद के हैं। अच्छा, तो उस पे टेररिज्म का केस कोई नहीं बनता है। दूसरा, सीबीआई को अगर ये दिया गया केस, जैसा कि मैं आपसे सुन रहा था, वो एक सब केसेस को एक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, वो जगह जगह ले जाके उसको केस को कमजोर कर देते हैं। अब ये सीबीआई के पास केस रहेगा तो कंपोजिट केस होगा और सीबीआई इसको पूरी तरह से केस होगा। मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन सीबीआई बिना मुंबई पुलिस के अफसरों की मदद के या उनके जो लीड आउट्स हैं उनके बिना इस केस में आगे नहीं बढ़ सकती। नहीं, वो लीड तो लेकिन छोटा राजन का कहना है कि 18 पुलिस वाले ऐसे हैं जो दाऊद से मिले हुए हैं। नहीं, कुछ ऐसे भी तो जो रिटायर हो गए। हाँ, अधिकतर रिटायर ही हो गए। हाँ, ये कोई वो नहीं था, क्योंकि रिकॉर्ड वहां पे महफूज है और रिकॉर्ड के बेस पे प्रोसिक्यूशन होता है। आदमी इधर से उधर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ चेंज हो गए होंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो सीबीआई की कस्टडी में आ जाएगा और रिकॉर्ड के बेस पे उसका प्रोसिक्यूशन होगा। जी, मेरे साथ पीके जैन साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि महाराष्ट्र से पूर्व एडीजी हैं।
पीके जैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस में लंबे समय तक काम कर चुके आईपीएस वाईपी सिंह साहब का कहना है कि दरअसल छोटा राजन जो है वो अब कमजोर पड़ चुका है और कोई बड़ी जानकारी उससे मिले ये उम्मीद कम ही है। अगर वो ये कह रहा है कि वो दाऊद तक पहुंचा देगा या दाऊद के बारे में काफी खुलासे करेगा तो वो केवल सनसनी फैलाने के लिए ऐसा कह रहा है। देखिए, ये हर अधिकारी का अपना अपना मत है, उनका ऐसा मत होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि छोटा राजन के पास से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे को मिल सकती है जो सिर्फ दाऊद के बारे में, दाऊद पाकिस्तान में है उसके बारे में ना हो, लेकिन उसका पूरा नेटवर्क जो इंडिया में है, जो कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 70-80% उसका पूरा नेटवर्क, उसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट इंडिया में है। तो यहाँ के पॉलिटिशियंस, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन, कस्टम्स, जो भी जिन भी सिस्टम को वो यूज करता है, बिल्डर्स, बिजनेसमैन, उसका फाइनेंशियल एम्पायर, उसके बारे में काफी हद तक जानकारी हमारे को राजन से मिल सकती है और वो जानकारी जो है वो पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। उससे एक्शनेबल जो जानकारी है वो मिलने की काफी ज्यादा उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि वो सीबीआई ने अपने पास में लिया जो चीज, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपकी जो चर्चा सुन रहा था कि सीबीआई या मुंबई पुलिस के पास में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीबीआई के पास ही इंफॉर्मेशन जाएगी, वो इंटेरोगेट करेंगे, जो हमारी केंद्रीय गुप्तचर एजेंसीज हैं वो भी उसको इंटेरोगेट करेंगी, तो वो एक सारी कॉम्प्लीट इंफॉर्मेशन एक जगह मिलेगी। ये भी सही है जो अभी मेरे से पहले जो वक्ता बोले यादव साहब कि मुंबई पुलिस की मदद के बिना ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेंगे नहीं। ऑलमोस्ट 70 केसेज हैं जो उसके खिलाफ में दाखिल हैं, उस 70 केसेस के हजारों पेजेस हैं। अब सीबीआई अगर शुरू से ये ग्राउंड वर्क शुरू करेगी पढ़ने का तो उसको महीनों लग जाएंगे। इसलिए मुंबई पुलिस की एक टीम को उनकी हेल्प करनी ही पड़ेगी, जो खासतौर पे ऐसे मामले जिनके अंदर उसके खिलाफ में अकाट्य प्रमाण हमारे पास में है, जिनके बेसिस पे उसको कन्विक्शन हो सकती है, वो सारी चीजों में हैंड होल्डिंग जो है वो मुंबई पुलिस के द्वारा करना ही पड़ेगा और दोनों एजेंसीज को साथ में मिलकर ही आगे जाना पड़ेगा। पीके जैन साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे जो अचानक से मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर हुआ केस, छोटा राजन, सब कुछ माना कि मुंबई पुलिस में अंडरवर्ल्ड की मदद करने वाले कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मुंबई पुलिस की कस्टडी में छोटा राजन महफूज नहीं रहता? देखिए, ऐसी बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि कसाब जैसा आदमी जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट था, उसको पाकिस्तान और आईएसआई हाथ नहीं लगा पाए मुंबई में ही। इसलिए छोटा राजन को पुलिस और यहाँ के प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ होने देते, ऐसा मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं है। उसे पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाती, जो कोर्ट में उसकी प्रक्रिया है वो पूरी की जाती। लेकिन होता क्या है कि जब आप उसको यहाँ सीधा मुंबई पुलिस को हैंडओवर कर देते, उसका इंटेरोगेशन होता, उसकी जो पूरा फोकस है वो इन्वेस्टिगेशन पे रहता कुछ केसेस का। तपाश के दरमियान जो हमारे को महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली थी, वो अधिकारी कितनी और कैसे आगे पास ऑन करेगा, ये उसका पर्सनल इवेल्युएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज के हाथ में पहले चला गया, इसलिए वो डायरेक्ट जानकारी उनको मिलेगी और उसके ऊपर से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसको यूज करने की, इंफॉर्मेशन को यूज करने की जो प्रोसेस है वो ज्यादा तेज और इफेक्टिव हो पाएगी। तो मुझे इसमें कोई गैर नहीं लगता कि उसमें सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया, क्योंकि हमारे देश का कानून ये बोलता है कि जब एक आरोपी आपके पास में आ गया तो उसको किसी न किसी कस्टडी में रखना पड़ेगा। मनीष, आप कुछ कह रहे हैं? जी जैन साहब, अनुराग, मेरा ये कहना है कि सीबीआई का एक यूनिट जो कि जॉइंट डायरेक्टर रैंक के अफसर का मुंबई में भी है, अगर ये जांच होनी है तो सीबीआई के वो अफसर यहां पर मुंबई में भी स्थित है। अगर मुंबई में रखकर उसकी जांच पूछताछ जो होनी है सीबीआई के अफसर भी करें, और यहां तक कि जीआर तक निकाल दिया गया था। जैन साहब, मुझे याद है परसों आप और मैं इसी बात पर चर्चा भी कर रहे थे दोपहर के वक्त कि जीआर निकला है अर्थर रोड का जो अंडा सेल है, जो कि सबसे महफूज जगह मानी जाती है, धमाकों का भी असर नहीं होता, वहां तैयारी हो गई, डायलिसिस की मशीन की तैयारी हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये हो गई। ये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कारागृह भूषण कुमार उपाध्याय ने इस बात की जानकारी दी। सारी तैयारियां पूरी हैं। तो कुल मिलाकर अनुराग, अगर मैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखने की कोशिश करूं या थोड़ा गहराई में जाके जो मेरी तमाम बड़े आला अधिकारियों से बात हुई है, उसमें यह दिखाई देता है कि एक स्ट्रैटेजिक अरेस्ट है, और स्ट्रैटेजिक अरेस्ट के तहत 2005 में जब अजीत डोभाल इस पूरे मामले को एक कोवर्ट ऑपरेशन के तहत जब चला रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर ये दिल्ली में होता है तो वो डायरेक्शन, दिशा निर्देश, कैसे जांच आगे बढ़े, ये सारी बातों की जानकारी और देखरेख मुझे ऐसा लगता है कि काफी करीब से अजीत डोभाल जो आज के एनएसए हैं वो भी कर पाएंगे। ये बड़ी वजह मुझे दिखाई देती है। लेकिन अगर इससे ऊपर अगर बात करें, 18 अफसर की बात जो कर रहा है राजन,
क्या वो अब सीबीआई वो 18 अफसर को लेकर भी जांच करेगी कि आखिर वो 18 अफसर है कौन जो इस तरह से सदरक्षणाएं, खल निगरानाएं जो कि अपनी वर्दी पर लगाए घूमते हैं? क्या वो वाकई जो राजन कह रहा है ये भी सीबीआई के दायरे में आएगा? मेरे साथ इतने सारे पुलिस अधिकारी बैठे हैं, जैन साहब हैं, शांतनु साहब हैं, यादव साहब हैं, जरा इस पे भी प्रकाश डालें। यादव साहब, देखिए, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी मसला है। ये अगर यहाँ पे आए हैं, राजन को यहाँ आए हैं और किसी ट्रीटी के तहत इनको लाया गया है, तो इस पे अखबारों में काफी चीजें स्पेक्युलेटिव आ चुकी हैं। लेकिन जो आप 2005 का किस्सा कह रहे हैं वो सिर्फ अखबारों तक सीमित है, उसकी पूरी जांच नहीं हुई थी। हाँ, 2 आदमी अरेस्ट हुए थे जो बम्बई पुलिस करके ले गई थी, और बम्बई पुलिस में ही कुछ भेदिए थे जिनको दाऊद ने खबर दी थी, और उस बेस पे उन दोनों को यहाँ पे दिल्ली से अरेस्ट कराया गया था। वो कोई ऑपरेशन था और होना चाहिए था, लेकिन वो बस्ट हो गया। और उसके जो उसको कर रहे थे, आप एनएसए का नाम ले रहे हैं, एनएसए उस वक्त एक रिटायर्ड ऑफिसर थे। क्या ऑपरेशन था, क्या नहीं था, ऐसे ऑपरेशन चलते रहते हैं। आपको मैं याद दिलाऊं कि याकूब मेनन को भी लेके आई थी यहाँ, ये रिकॉर्ड पे है। और जो ऑफिसर लेके आया था, उसने जब इसको फांसी दी गई थी तो उसने ये कहा था कि इसको फांसी ना दी जाए क्योंकि हम इसको लेके आए और हमारी क्रेडिबिलिटी यहाँ पे दाव पे लगी हुई है। ये जो सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं, इसमें जो ऑफिसर होते हैं वो बड़े अपनी जान पे खेल के कुछ ऐसे काम करते हैं और ये इन ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बाद में जब वो लीगल एंगल पे मामला आता है तो वो ऑफिसर जो है उसमें कुछ नहीं कर पाते। और जैसे कि याकूब मेनन को भी फांसी हुई। याकूब मेनन को लाया गया था तो किसी कंडीशन पे लाया गया था, कराची से उसको लाया गया था। ये कोई आसान काम नहीं था। ये राजन तो ऑस्ट्रेलिया से आया है। ये भी, इसमें भी जो कुछ है उसके बारे में अभी कुछ हम नहीं कह सकते ना हमें कहना। पीके जैन साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? सर, मुझे ऐसा अगर जहां तक आपका बोलना था कि इनको मुंबई में भी एक जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, वो आपका कहना सही है। हो सकता है कुछ दिन जो जांच है वो दिल्ली में की जाए, क्योंकि वहां पे आईबी, एनएसए, ये सब अधिकारी जानना चाहेंगे हर रोज बेसिस पे, मिनट टू मिनट बेसिस पे कि क्या इंटेरोगेशन से क्या निकल रहा है। उसके बाद में जो महत्व की जानकारी मिलने के बाद हो सकता है ये केस और ये अधिकारी जो है मुंबई ट्रांसफर कर दिए जाएं, क्योंकि सारे विटनेसेस, सारी सिचुएशन, सारे ऑफेंसेस जो है मुंबई में हुए हैं। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। और जहां तक इंफॉर्मेशन को नेशनल लेवल पे यूज करने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि सेंट्रल एजेंसीज उस चीज को ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर पाएंगी। आज भी हम बोलते हैं कि दाऊद का नेटवर्क इंडिया में एक्टिव है। आज भी पाकिस्तान उसको यूज करके भारत में जगह जगह पे कुछ किस्से करवा सकता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज चलवा सकता है। तो उस नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। और वो डिस्ट्रॉय करने में जो ग्राउंड लेवल की इंटेलिजेंस है, काफी हद तक ऐसी जानकारी हमारे पास में भी रहती है, लेकिन वो जानकारी, इंट्रिकेट जानकारी राजन और उसके नेटवर्क से हमें मिल सकती है। ठीक है। जहां तक प्रश्न है 18 ऑफिसर्स के ऊपर दबाव लगाने का, देखिए बहुत सारे अधिकारियों के, जवानों के बारे में मालूम रहता है कि ये कौन से गैंग के साथ में सिंपैथी रखता है। टाइम टू टाइम केसेस होते हैं, लोग अरेस्ट होते हैं, प्रोसिक्यूट भी किया जाता है। लेकिन अभी 18 अधिकारियों का नाम दिया गया या उनके बारे में जानकारी दी गई, वो वेरीफाई की जाएगी, उसकी इंक्वायरी की जाएगी। अगर उसमें कोई ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो प्रूव हो सकते हैं, तो उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ शक के बेसिस पे या राजन ने बोल दिया इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। चलिए, एक यहाँ पर मुझे ब्रेक लेना होगा। दीपक शर्मा भी हमारे साथ जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। अहम सवाल लेकर के इस डिबेट को यहीं से जारी रखेंगे। एक छोटे बड़ी बहस को आगे बढ़ाते हैं। जर्नलिस्ट दीपक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपका आकलन क्या कहता है? जिस तरीके से छोटा राजन ने मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों पर, पुलिस वालों पर सवाल उठाए, 18 लोगों के नाम लिए और उसके बाद अचानक से मुंबई पुलिस के पास जितने केस थे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए, मुंबई से भी उसे दिल्ली में रखने की बात हो गई। क्या है इसके पीछे की असली वजह? देखिए अनुराग, इसमें कुछ तो सच्चाई है और कुछ इसमें पेशबंदी भी है। उसका कारण यह है कि ये कोई पहली बार खुलासा नहीं हुआ है कि मुंबई की पुलिस जो है वो 2 गिरोहों के बीच में बटी हुई है।
या क्राइम ब्रांच के कुछ लोग जो हैं वो पेरोल पे हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम के हों या छोटा राजन के हों। पुराना इतिहास है, कई लोग सस्पेंड हुए हैं, कई टर्मिनेट हुए हैं, बहुतों के ट्रांसफर्स हुए हैं, एक लंबा इतिहास है। मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज और राजन के बीच में रही है। पिछले 10 सालों में 3 बड़े ऑपरेशन जो पाकिस्तान में हुए उसमें राजन गिरोह के ही लोग थे जो अब राजन के साथ नहीं है। तो ये सही बात है कि नासिक जेल में, मुंबई जेल में मनीष ज्यादा बेहतर जानते हैं, वहां पर शूटआउट्स हुए हैं और खासकर जो मुंबई और पुणे का जेल है वो गढ़ है डी कंपनी का। ऐसी स्थिति में एक हिंदुस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर मैं कहूंगा इंटेलिजेंस एजेंसी का वहां पर रखना सही नहीं था। और इस पूरे मामले में क्योंकि देश के जो सुरक्षा सलाहकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, अजीत डोवाल। तो उसके बाद ये मीटिंग हुई थी जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी थे उसमें महाराष्ट्र के, और उसके बाद ये फैसला हुआ है कि सारे केसेस ट्रांसफर कर दिए जाए सो दैट छोटा राजन को मुंबई के किसी, महाराष्ट्र के किसी जेल में रहना ना पड़े। जी दीपक, क्या छोटा राजन से जो लीड्स मिलेंगे वो दाऊद तक पहुंचाने के लिए अहम होंगे? क्योंकि इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है, उसकी जानकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए अनुराग, आज काफी स्पेकुलेशन किया है क्योंकि जाहिर तौर पर डोवाल साहब के निर्देश है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर ना की जाए मीडिया से। अभी तक इंटरोगेशन स्टार्ट नहीं हुआ है जो मेरी सूचना है, और 2 टीमें बनाई गई हैं, एक जो लीगल मैटर्स को देखेगी और दूसरी टीम जिसमें आईबी के ऑपरेशन सेल के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उसमें और आरएडब्ल्यू के हैं, और साथ में सीबीआई के जो स्पेशल टास्क फोर्स हैं उनकी जो ज्वाइंट डायरेक्टर है महिला नीना सिंह, वो है उसमें। और ये जो टीम है ये जाहिर तौर पर जो दाऊद के बारे में जितनी भी सूचना मिल सकती है, लेटेस्ट अपडेट वो, इसके अलावा फेक करेंसी के जो मामले हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले हैं, उन मामलों पर खासतौर पर जो संगठित अपराध है, जो सिंडिकेट क्राइम है, उस पर इनपुट जरूर लिए जाएंगे और वो इनपुट बहुत वाइटल होगी। एक बहुत अगर आप कहें तो एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर जो ड्रग ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी, उस पर जो सूचना है, क्योंकि राजन खुद ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व रहा है और बांग्लादेश में, श्रीलंका में, बैंकॉक में, साउथ ईस्ट एशिया में उसके कई लोग पकड़े गए हैं। राजन खुद आज से 3 साल पहले हैम्बर्ग पोर्ट है नीदरलैंड्स में, वहां पर डिटेन किया गया था ड्रग्स के साथ। तो वो खुद एक ड्रग ट्रैफिकर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम के खानदान के लोगों की पैरवी करने वाले वकील को भी हमने सुना, श्याम केसवानी साहब ने कहा कि छोटा राजन को केंद्र सरकार ने सहूलियतें दी हैं। छोटा राजन जिन शर्तों पर भारत लाया गया है उन शर्तों पर दाऊद इब्राहिम भी भारत आने को तैयार था, फिर उसे ये सहूलियत क्यों नहीं दी गई कि मुंबई पुलिस के उसे हवाले नहीं किया जाएगा? सवाल बहुत सारे। अब देखना यह कि छोटा राजन की लीड पर क्या सफलता सीबीआई को मिलती है। सीबीआई के सामने अफसरों की भी कमी है, 70 मामले अब उसे छोटा राजन के और देखने। बहरहाल सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। आज वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस आता हूं।